वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली नेपाल में रिलीज हुई एक सुपरहिट मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है उनको स्वेटर। सच में मूवी बहुत ही इमोशनल है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। मूवी का मेन कैरेक्टर का नाम होता है धरणी। धरणी के घर में इसकी माँ और उसका छोटा भाई रहता है। इसके छोटे भाई का नाम होता है कांचा। फिलहाल कांचा किसी से झगड़ा किया होता है। इसके पैर में जबरदस्त चोट लगी होती है तो धरणी अपने भाई को अपने पास बिठाकर इसकी मरहम पट्टी करते रहता है, मतलब आयुर्वेदिक का इलाज करते रहता है। एक्चुअली धरणी मकान बनाने का काम करता है। फिलहाल धरणी खाटका नाम के एक बंदे को दूसरे गाँव से यहाँ पर बुलाकर लेकर आता है इसकी मदद करने के लिए। जब खाट का काम कर रहा होता है तो धरणी और उसकी जान पहचान वाला बंदा साइड में बैठकर देखते रहते हैं। एक्चुअली धरणी के गांव में जिसका भी घर बनवाना हो तो धरणी ही बनाते रहता है कुछ काम वालों को बुलवाकर। अब इसी दरमियान में एकला नाम का बंदा वहाँ से गुजर रहा होता है। धरणी उस एकला को देखकर अपने पास बुलाने लगता है। कुछ दिनों पहले धरणी इस बंदे का भी घर बनवाया था, लेकिन उस बंदे ने अभी तक धरणी को पैसे नहीं दिया। सो उसी पैसों के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, अरे धरणी, हमारे घर में इसी के बारे में बात चल रही है और तुम बार बार ऐसे पैसे मत मांगो, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। धरणी कहने लगता है, और नहीं तो क्या, तुम हमेशा भागते ही रहते हो। यहाँ पर एक और बात यह है कि धरणी के घर वाले ब्राह्मण्स होते हैं। वो बंदा धरणी से कहने लगता है कि तुम ब्राह्मण्स किसी पर भी भरोसा ही नहीं करते, अगर तुम ऐसे बार बार मांगोगे तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। धरणी को बहुत गुस्सा आने लगता है, कहने लगता है, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा, जो मैंने काम किया उसी के पैसे मांग रहा हूँ। सो इसी बात से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब धरणी के पास एक और बंदा बैठा होता है ना, उसका नाम होता है नंदा। वो नंदा इन दोनों की लड़ाई को रोककर एकला को साइड में ले जाकर समझाने लगता है। तो बाद में वो एकला धरणी के पास आकर उसके पैसे देने लगता है। पैसे लेने के बाद दोबारा इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। वो बंदा धरणी को एक और बात बोलने लगता है कि तुम्हारा इसी बर्ताव की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही। लेकिन वो बंदा नंदा दोबारा धरणी को समझाकर कूल करने लगता है। दूसरी तरफ वो कांचा किसी नेपाली गाने पर डांस की प्रैक्टिस करते रहता है, मतलब इसको हीरो बनने का शौक होता है। तभी इसके पास इक्सा नाम की एक लड़की आती है। इसको डांस करता हुआ देख कहने लगती है, अरे वाह, यहाँ तो डांस की प्रैक्टिस हो रही है, आप किसको फंसाने का प्लान है? कांचा कहने लगता है कि मैं किसको फंसाऊंगा, तुम भी तो प्रोग्राम्स में डांस करती हो, तो तुम किसके साथ भागने वाली हो? इसी बात से इक्सा को गुस्सा आकर कांचा को बहुत मारने पीटने लगती है और कहने लगती है कि मुझे एक मुर्गा पकड़ के दो वरना मैं तुम्हारा वॉकमैन तोड़ दूंगी। इस तरह से कांचा को धमकाने पर बाद में कांचा और इक्सा एक मुर्गे को पकड़ते हैं। उसी रात इक्सा के घर में कुछ रिचुअल चलने लगता है, इसलिए इसने मुर्गे को खरीदा। खैर दूसरे दिन इनके गांव में कुछ पम्पलेट्स छपते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम चलने वाला है। उस प्रोग्राम में जो लोग भी डांस करने वाले हो अपना नाम लिखा सकते हो। सिर्फ नेपाल ही गाने गा सकते हो, उसी तरह डांस भी। अगर आप डुएट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है और जीतने पर अच्छा खासा प्राइज भी मिलेगा। अब ये पम्पलेट कांचा और उसके दोनों फ्रेंड्स पढ़ते रहते हैं। जब डुएट के बारे में पढ़ते हैं तो ये लोग यही सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कौन लड़की डांस करेगी। अगर अच्छा सा डांस करेंगे तो बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। तभी कांचा और इक्सा का भाई इक्सा के पास जाते हैं। एक्चुअली कांचा और इक्सा का भाई बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इक्सा का भाई इक्सा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम कांचा के साथ डांस करो उस प्रोग्राम में। कांचा और इक्सा के बीच कुछ जमते ही नहीं, ये दोनों जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी। लेकिन इक्सा का भाई इक्सा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। इक्सा कहने लगती है कि जिसको रिक्वेस्ट करना है वो करेगा तो मैं मान जाऊंगी। तो बाद में कांचा इक्सा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे साथ डांस कर लो। सो बाद में कांचा और इक्सा उस प्रोग्राम पर जाकर डुएट डांस करने लगते हैं। खैर इसके कुछ दिनों के बाद हमको ये बात पता चलती है कि वो कांचा और इक्सा अपने गांव से भाग चुके हैं। इक्सा की ऑलरेडी शादी तय हो चुकी होती है। लड़के वाले इक्सा के घर के पास आकर बहुत हंगामा करने लगते हैं। इक्सा का फादर बहुत ही शर्मिंदा होता है। बाद में इक्सा का भाई धरणी के घर के पास आकर बहुत हंगामा करते रहता है कि उस कांचा को बाहर निकालो, लेकिन धरणी और उसकी माँ अंदर छुपे बैठे होते हैं। इन दोनों को भी पता नहीं होता कि वो कांचा कहाँ पर गया। अब धीरे धीरे सारे गाँव में ये बात फैल जाती है कि कांचा और इक्सा भाग चुके हैं। धरणी की फैमिली वाले अलग कास्ट के होते हैं, काफले। धरणी इक्सा के घर के पास आकर इक्सा के फादर से ये बात कहने लगता है कि मैंने हर जगह पर मेरे भाई को ढूंढ लिया, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता ही नहीं और इस गांव में हम अकेले काफला फैमिली वाले हैं। मैंने दूसरे गांव पर भी जाकर तलाशी ली, लेकिन वो दोनों नजर नहीं आए। मतलब इक्सा का भाई बार बार इनके घर के पास आता है तो उसे रोकने के लिए कहता है। उसके बाद धरणी और वो बंदा खाटका जिस काम को स्टार्ट किया वो काम कंटिन्यू करते रहते हैं, मतलब वही घर बनाने का काम करते रहते हैं। उसी वक्त घर बनवाने वाला नंदा धरणी के पास आकर कहने लगता है कि अब मैं इस घर को नहीं बनाना चाहता,
इस काम को यहीं पर रोक दो धरणी, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, तुम्हारे भाई ने बहुत ही शर्मिंदा काम किया और इसी तरह तुम्हारे भाई की बात आसपास के गांव में फैल चुकी है। हमारे कास्ट के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कोई भी तुमसे घर नहीं बनवाएगा। मैं भी मजबूर हूँ धरणी भाई। उसी रात धरणी अपनी माँ के पास आकर बहुत दुखी होने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी मुझे काम नहीं देगा। कांचा को घर से गए हुए 1 हफ्ता बीत गया, उसका कोई भी अता पता नहीं। धरणी की माँ धरणी को दिलासा दिलाने लगती है कि फिक्र मत करो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। सुबह होने के बाद धरणी उस खाटका के साथ कहीं दूर जाने लगता है, किसी दूसरी जगह पर अपना घर बनवाने के लिए। सच में वो प्लेस इनके गाँव से बहुत ही दूर होती है, एक हिल टॉप पर। रास्ते पर जाते समय धरणी यही सोचने लगता है कि सारे गाँव में लिंबू की कास्ट वाले ही है। सच में गांव में हमारे कास्ट के कुछ लोग होना चाहिए, बातचीत करने के लिए मदद तो मिलेगी। ये दोनों हिल टॉप पर आने के बाद काम स्टार्ट कर देते हैं। खाटका धरणी से पूछने लगता है कि धरणी भाई, तुम तो नीचे जमीन वाले लोग हो, तो इतने ऊपर घर बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर कोई भी तो नहीं रहता, तुम अकेले पड़ जाओगे। धरणी कहने लगता है कि इस घर को बनाने के लिए एक कहानी है। इस तरह से अपनी कहानी इस खाटका को सुनाने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर वही धरणी की फैमिली को दिखाया जाता है। उस वक्त धरणी का भाई बहुत ही छोटा बच्चा होता है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि इस जगह पर 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं, ऊपर जमीन वाले, नीचे जमीन वाले। ऊपर जमीन में जो कल्टीवेशन होता है वो नीचे जमीन पर नहीं होता, उसी तरह से जो नीचे जमीन पर होता है वो ऊपर नहीं होता। सो धरणी की फैमिली वाले भुट्टे का कल्टीवेशन करते रहते हैं। एक दिन धरणी की माँ धरणी से कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपने पिताजी के फ्रेंड के पास जाकर कुछ और चीजें लेकर आओ। धरणी जब छोटा बच्चा था उस वक्त इसका फादर अपने फ्रेंड के पास ले गया था, उसके बाद ये दोबारा वहाँ पर कभी नहीं गया। धरणी अपनी माँ की बात मानकर कुछ भुट्टे लेकर अपने पिताजी के फ्रेंड के पास जाने लगता है, बदले में कुछ और चीजें लाने के लिए। वहाँ जाने के बाद वो बंदा धरणी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। पहले तो अपने फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। इसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है माया। टोटली 3 बच्चे होते हैं और एक और बच्चा ऑन द वे होता है, मतलब इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। जो छोटी बच्ची होती है वो थोड़ा गूंगी होती है। उसके बाद रात में ये सारे लोग डिनर करने लगते हैं। धरणी के फादर का फ्रेंड आलू उगाने का काम करता है, कहने लगता है कि मैं तुमको आलू दे दूंगा, फिक्र मत करो। और वैसे तुम्हारा फादर कहाँ पर है? धरणी अपने पिताजी के बारे में बोलने लगता है कि 1 साल से इसका फादर घर ही नहीं आया। एक्चुअली धरणी का फादर खजाने का दीवाना होता है, मतलब पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता, जगह जगहों पर जाकर खुदाई करने लगता कि कहीं यहाँ पर सोना ना मिल जाए, खजाना ना मिल जाए, मतलब ऐसे भटकते रहता है। सो धरणी के फादर के बारे में सुनने के बाद वो बंदा बहुत मायूस होने लगता है कि तुम्हारी इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी आ गई। उसके बाद धरणी कल ही वापस अपने घर पर जाने की बात करता है, लेकिन इसके फादर का फ्रेंड धरणी से कहने लगता है, अरे इतनी जल्दी कैसे जाओगे, इतने सालों बाद आए हो, 4-5 दिन रुक कर जाओ, आलू की कल्टीवेशन देखो, यहाँ की जमीन देखो। इस तरह से रोक लेता है। सुबह होने के बाद धरणी के फादर के फ्रेंड के पास एक औरत आती है। वो औरत उसकी रिश्तेदार लगती है। धरणी के फादर का फ्रेंड धरणी से कहने लगता है कि कल रात जोरदार बारिश की वजह से आंटी का घर थोड़ा सा टूट गया, तुम इनके घर के पास जाकर थोड़ी सी मरम्मत कर दो। धरणी कहने लगता है कि मुझे तो घर बनाना नहीं आता। वो बंदा कहने लगता है, अरे कैसी बात करते हो, तुम्हारा फादर तो यही काम करता था और उसी तरह कुछ काम उनके खून में होते हैं, तुम उस घर के पास जाओ, खुद ब खुद कर लोगे तुम। सो धरणी उसी तरह से उस आंटी के घर के पास जाकर मरम्मत करते रहता है। तभी उसी जगह पर मूवी की हीरोइन फूल आती है। एक्चुअली ये घर फूल का ही होता है। अपने घर के पास नए बंदे को देखकर फूल अपनी माँ से धरणी के बारे में पूछती है, तो फूल की माँ धरणी के बारे में बताने लगती है और उसी तरह से धरणी बहुत ही शर्मिला किस्म का बंदा होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि साल में एक बार ऊपर जमीन वाले और नीचे जमीन वाले अपने अपने खेती के पास आकर अपनी खेती की साफ सफाई करते रहते हैं। तो उस टाइम धरणी ने फूल को देखा था। फूल ने भी धरणी को उसके बचपन में देखा था। अब ये फूल बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की होती है। धरणी के हल्के से टांग खींचने लगती है। धरणी और शर्माने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद धरणी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते हुए एक बहुत ही स्वीट सा गाना गाते रहता है। तभी उसी रास्ते से फूल और माया गुजरते हुए धरणी का गाना सुनते हैं। धरणी का वो गाना फूल को बहुत पसंद आने लगता है। तभी माया कहने लगती है कि हमारी फूल को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। ये सुनने के बाद धरणी फटाक से अपने गाना रोक देता है, दोबारा नहीं गाता। रात होने के बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो माया के घर के पास फूल आती है और माया को थोड़ा बाहर बुलाने लगती है कुछ काम से, लेकिन माया मना करने लगती है। धरणी का फादर का फ्रेंड धरणी से कहने लगता है, अरे बेटा
तुम उन दोनों के साथ जाओ। वो दोनों डर रही है रात में बाहर जाने के लिए। तो धरणी उसी तरह से उन दोनों के साथ बाहर जाने लगता है और बहुत रात होने की वजह से डरते भी रहता है। फूल धरणी से दोबारा गाना गाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बेचारे धरणी की तो फटी पड़ी होती है। क्या पता नहीं कहां से कौन सा जानवर आ जाएगा। लेकिन फिर भी धरणी भक्ति का गीत गाने लगता है, वही भूत भगाने का गीत। तभी दूर से एक भैंस आवाज करने पर धरणी डर के मारे पीछे भागने लगता है। इसी डर की वजह से धरणी को सुबह में बुखार तक आ जाती है। धरणी का वो अंकल किसी बंदे को अपने घर के पास बुलाकर कुछ रिचुअल करवाने लगता है। उसके बाद धरणी का वो अंकल अच्छे अच्छे पोटैटो सेलेक्ट करके फूल की माँ को देने के लिए कहता है। सो उसी तरह से जब धरणी आलू लेकर फूल के घर के पास जाता है तो उस वक्त फूल की माँ फूल को हल्के से डांटती रहती है। मतलब यही कहने लगती है कि तुम्हारा बाप तो हमको यहाँ पर छोड़कर चला गया, मैं अकेले तुमको संभालती आ रही हूँ। खैर उसी रात इनके गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम चलने लगता है। कुछ लोग इकट्ठा होकर गीत वगैरह गाते रहते हैं। इसी दरमियान में धरणी भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं भी एक गाना गाना चाहता हूँ। सो इसका अंकल ओके कहने पर धरणी फूल को नजर में रखकर एक अच्छा सा सुंदर सा गीत गाने लगता है। सुबह होने के बाद धरणी कुछ आलू लेकर वापस अपने गांव पर जाने लगता है। सारे लोग बहुत ही दुखी होते हैं, स्पेशली वो गूंगी बच्ची। कुछ ही समय में धरणी इन लोगों से बहुत ही अच्छे से अटैच हो चुका होता है। धरणी को जाता हुआ तभी फूल देखकर दौड़ते दौड़ते धरणी के पास आती है। कहने लगती है कि तुम तो मुझे बिना बताए जा रहे हो। एक्चुअली बात यह है कि कल रात फूल ने किसी बंदे के साथ डांस किया। सो धरणी समझने लगता है कि फूल इसको लाइक नहीं करती। लेकिन जब धरणी जा रहा होता है तो फूल कुछ चीजें लेकर धरणी के पास आती है। मतलब इसमें कुछ खाने के सामान होते हैं और इसी के साथ साथ फूल की एक स्पेशल किताब भी होती है। कहने लगती है कि घर जाकर इसको पढ़कर इसको कंप्लीट करो। कुछ दिनों के बाद किसी जगह पर मेला लगने वाला होता है, वहाँ पर आकर इसकी किताब वापस करने के लिए कहती है। जब धरणी वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर के पास इसका फादर भी आ चुका होता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजें लाया होता है। धरणी को भी एक वॉच गिफ्ट देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि धरणी मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो खेतीबाड़ी की जमीन है ना उसको बेच दूं। बात यह है कि एक बंदे के पास कुछ पुराने सिक्के हैं और वो बंदा अपने पुराने सिक्के 2 लाख में बेच रहा है। और उसी तरह से दूसरी जगह पर एक बायर भी है जो उसी सिक्कों को 10 लाख में खरीदने वाला है। अगर मैं वो पुराने सिक्के उस बंदे को बेचूंगा तो 8 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा हमको। उन पैसों से हम ऊपर वाले जमीन पर जाकर कुछ जमीन खरीद कर वहीं पर रह जाएंगे। अब धरणी को तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। यही बात कहने लगता है कि आपकी मर्जी। उसके बाद धरणी फूल के उस डायरी को ओपन करके पढ़ने लगता है। इसमें काफी सारी कविताएं होती है। फूल के और उसकी फैमिली के काफी सारे फोटोज होते हैं। बाकी खाली पन्नों में अपनी कविताएं लिखने लगता है। खैर कुछ दिनों के बाद धरणी के गाँव वाले टिप टॉप से रेडी होकर उस मेले पर जाने लगते हैं। शायद उस मेले में इनको कोई लड़की मिल जाए। सो धरणी भी उस मेले पर जाकर अच्छे से एंजॉय करते हुए फूल को ही तलाश करते रहता है। कुछ समय के बाद धरणी को वो फूल नजर आती है। ये दोनों थोड़ा मेले से सेपरेट आने लगते हैं, थोड़ा प्राइवेटली बातचीत करने के लिए। धरणी फूल से पूछने लगता है कि तुम लोग तो पहले दार्जिलिंग में रहते थे ना, वहाँ से यहाँ पर क्यों आ गए? तो फूल अपने फैमिली के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। मेरे पिताजी चारेटी पहाड़ी पर जानवरों को चराने का काम किया करते थे। उसी जगह पर मेरी माँ से मुलाकात हुई, उन दोनों के बीच प्यार हुआ, शादी हुई। उसी चैरिटी पहाड़ी पर मैं पैदा हुई। उसके बाद हम लोग दार्जिलिंग चले गए। बाद में मेरे पिताजी कोलकाता चले गए काम के लिए, दोबारा लौटकर नहीं आए। कुछ सालों के बाद मामा जी ने हमको यहाँ पर लाया। फूल का मामा मतलब धरणी के फादर का फ्रेंड। और कुछ सालों के बाद हमको ये बात पता चली कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसी पहाड़ी पर आ गए। रंगमान नाम का एक बंदा उनकी केयरिंग करने लगा। मेरे पिताजी के बारे में सुनकर मेरी माँ वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मामा ने जाने नहीं दिया। ऐसा बताते हुए फूल बहुत ही इमोशनल होने लगती है और ये भी कहने लगती है कि पता नहीं क्यों ये सारी बातें मैं तुमको बता रही हूँ, और हाँ ये सारी बातें किसी को भी मत बताना। उसी वक्त एक फोटोग्राफर वहाँ से गुजरते हुए इन दोनों को देखकर कहने लगता है, मेरे पास लास्ट एक रील बची है, तुम दोनों भी अपनी एक फोटो खिंचवा लो। तो ये दोनों उसी तरह से अपनी फोटो खिंचवाने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो धरणी को ढंग से खड़ेना ही नहीं आता। बाद में वो फोटोग्राफर थोड़ा सा गाइड करने पर ये दोनों एक बहुत ही अच्छी सी फोटो खिंचवाते हैं अपनी। उसी वक्त इन दोनों के पास धरणी का गांव का एक बंदा आता है। कहने लगता है कि अच्छा इसी लड़की से मिलने के लिए तुम अकेले आए? धरणी बहाना बनाने लगता है, अरे ऐसा कुछ नहीं भैया, बस इत्तेफाक से ये लड़की मिल गई मुझे। वो बंदा फूल के साथ फोटो खिंचवाने लगता है, लेकिन उस फोटोग्राफर के पास तो रील्स ही नहीं बचती, जिसकी वजह से वो बंदा फूल को अपने साथ मेले में ले जाने लगता है
इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। वो फूल भी उस बंदे के साथ चली जाती है। धरणी भी कुछ नहीं कहता, वो बंदा तो इसके बड़े भाई जैसा होता है। खैर दूसरे दिन जब धरणी उस बंदे के घर के पास आता है तो उस बंदे का फादर धरणी से पूछने लगता है, अरे धरणी, क्या तुमने मेले में शेर को देखा? धरणी कहने लगता है, हाँ मैंने देखा था शेर भाई को, वो गुरुंग लड़की के साथ था, मतलब वही फूल के साथ था। उसकी कैश का नाम होता है गुरुंग। तो ये सुनने के बाद सारे लोग यही समझने लगते हैं कि वो शेर उस लड़की के साथ भाग गया। उसके बाद धरणी अपने एक अंकल के पास आता है जो गांव से बहुत ही दूर रहता है, नदी के पास। सुख हो दुख हो इसी अंकल के साथ शेयर करते रहता है। सो अपने अंकल के पास आकर यही बात कहने लगता है कि अगर फूल मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मेरे मन में प्यार की इच्छा क्यों जगाई? अब तो वो फूल उस शेर के साथ भाग गई। उसका अंकल कहने लगता है, अरे धरणी, अनाप शनाप की बातें मत सोचो, तुम डायरेक्ट उस लड़की के घर पर जाकर पता करो, बात क्लियर हो जाएगी ना। अब इसी सोच की वजह से धरणी को रात में नींद भी नहीं आती। क्या सच में फूल उस शेर के साथ भाग गई? क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती थी? दूसरे दिन ही धरणी फूल के घर पर जाता है, लेकिन उसके घर को ताला लगा होता है। धरणी अपने उस अंकल के पास आता है, वही फादर के फ्रेंड के पास। दिखने में ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही परेशान है। इन लोगों से धरणी को ये बात पता चलती है कि माया किसी बंदे के साथ भाग गई, फूल नहीं भागी। फूल तो अपने फादर के शट पर गई है, वही उस पहाड़ी के पास। तो धरणी बहुत खुश होकर अपने उस अंकल के पास आकर यही बात सुनाने लगता है। इसका अंकल धरणी को मोटिवेट करने लगता है, अब देर किस बात की, उस लड़की के पास जाकर उससे मिल लो। अपनी पसंदीदा लड़की के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? जाकर पता करो कि वो तुमसे प्यार करती है भी या नहीं। उसी रात धरणी अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा सा बहाना बनाने लगता है कि मीठे अंकल की बेटी किसी बंदे के साथ भाग गई, उनकी फैमिली बहुत ही परेशान है। मीठे अंकल मुझको अपने पास बुलाया कि बुरे टाइम पर तुम साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? माँ, क्या मैं मीठे अंकल के पास जाऊँ? यह सुनने के बाद धरणी की माँ इसको परमिशन देती है। उसके बाद क्या था, धरणी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। उस पहाड़ी पर जाने लगता है जहाँ पर एक दिन फूल ने जिक्र किया था। इसके फादर का शेड है। जो भी हो भाई साहब, लोकेशंस तो ऑसम लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद धरणी को किसी पहाड़ी पर एक छोटा सा घर नजर आता है। पानी मांगने के लिए अंदर जाता है। उस घर में एक औरत रहती है। धरणी इस औरत से पूछने लगता है, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो? आपको डर नहीं लगता? आपके पति कहाँ पर है? वो औरत कहने लगती है, अरे डर किस बात का, मेरे पति तो चैरिटी पहाड़ी पर रहते हैं, वहाँ पर जानवरों को चराने का काम करते हैं। धरणी कहने लगता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। वो औरत कहने लगती है, अच्छा मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैंने अपने पति के लिए कुछ चीजें निकाल के रखा है, क्या तुम ये बैग मेरे पति को दे दोगे? इस तरह से अपने पति का नाम वगैरह बोलने लगती है। तो धरणी उसी तरह से अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करने लगता है वो बैग लेकर। देखते ही देखते बहुत ही रात हो जाती है और बेचारा धरणी अंधेरे से डरने लगता है। और उसी तरह से बहुत ही ठंडा मौसम होता है। इसके पास स्वेटर भी नहीं होता, सारा बदन इसका सुन्न हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से चलते चलते किसी घर के पास आकर गिर जाता है मदद मांगते हुए। उस घर से फूल बाहर आती है, मतलब धरणी उस फूल को इमेजिनेशन करने लगता है। उस औरत से कहने लगता है कि यहाँ पर फूल का शेड कहाँ पर है। इस तरह से बेहोश गिर जाता है। सुबह में जब धरणी अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने एक छोटा बच्चा होता है। धरणी को कुछ गर्म चीज पीने के लिए देता है। उसके बाद धरणी उस घर से बाहर जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये कहाँ पर है। शॉकिंगली उसी जगह पर इसको वो फूल नजर आती है जो जानवरों को चरा रही होती है। मतलब धरणी सच में फूल के पास आ गया, उसके शेड के पास। बाद में फूल धरणी के पास आकर इसको डांटने लगती है कि इतनी रात को तुमको डर नहीं लगा, और वो भी इन कपड़ों में रात में सफर करने लगे। धरणी पूछने लगता है कि यहाँ पर मगर काले का शेड कहाँ पर है, उनको कुछ चीजें देना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फूल के पास जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा धरणी को उस मगर कैला शेड के पास ले जाने लगता है। धरणी इस बच्चे से पूछने लगता है कि फूल तुम्हारी क्या लगती है? वो बच्चा कहने लगता है, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। एक्चुअली ये बच्चा फूल के फादर का दूसरी बीवी का बेटा होता है। इस बच्चे की माँ सिक्किम में रहती है। काफी सालों से इस बच्चे ने अपनी माँ को नहीं देखा। मतलब इस बच्चे की माँ ने इस बच्चे को जन्म देकर कुछ दिन यहाँ पर जिंदगी गुजार के वापस सिक्किम चली गई। बाद में वो बच्चा धरणी को वो मगर कलाई का शेड दिखाने लगता है, वही उस औरत के हस्बैंड का। तो धरणी उस बंदे के पास जाकर उसकी वाइफ ने जो सामान दिया, जो बैग दिया, इसको देने लगता है। वो बंदा तो बहुत खुश होने लगता है। धरणी कुछ टाइम इस बंदे के साथ स्पेंड करने लगता है। शाम होने तक धरणी वापस फूल के पास आ जाता है। धरणी फूल से उस बच्चे के बारे में पूछने लगता है कि उसकी माँ कहाँ पर है। फूल कहने लगती है, मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया
और इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया। धरणी पूछने लगता है कि आप तुम्हारे माँ बाप दोनों मिल गए। फूल कहने लगती है हाँ, जब मेरी माँ को मेरे पिताजी के बारे में पता चला कि वो बहुत ही बीमार है तो मेरी माँ मुझे लेकर फटाफट से यहाँ पर आ गई। उस वक्त ये बच्चा मेरे पिताजी की केयरिंग कर रहा था। जब मैंने अपने पिताजी को देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन मेरी माँ की खुशी ने उस गुस्से को मिटा दिया। मेरी माँ मेरे पिताजी को लेकर सिलीगुड़ी चली गई। धरणी भी फूल से अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है, मतलब इसके पिताजी ने भी कुछ ऐसा ही किया। खैर सुबह होने के बाद रंगमान नाम का एक बंदा फूल के शेड के पास आने लगता है। वो बच्चा रंगमान को देखकर फूल को इन्फॉर्म करने पर धरणी उसी किसी जगह पर छुप जाता है, क्योंकि रंगमान धरणी को यहाँ पर देखेगा तो दूसरी जगह पर जाकर बोल देगा तो खामखा बदनामी होगी फूल की। बातों ही बातों में रंगमान फूल से कहने लगता है कि इस बच्चे की माँ ने इस बच्चे को याद किया, इसको सिक्किम ले जाना पड़ेगा। तो फूल उसी तरह से उस बच्चे के कपड़े छपड़े पैक करके उसको देने पर वो रंगमान उस बच्चे को लेकर सिक्किम जाने लगता है। वो बच्चा यहाँ से जाते समय बहुत ही दुखी होने लगता है, क्योंकि फूल से इसको बहुत ही लगाव हो चुका होता है। उसके बाद फूल वापस अपने घर के अंदर आती है तो धरणी अपने कपड़े छपड़े पैक करते रहता है यहाँ से वापस जाने के लिए। धरणी को हल्के से डांटने लगती है, अरे तुम इतना जल्दी बाहर क्यों आए, अगर कोई देख लेगा तो, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो। धरणी कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही बोलने के लिए आया हूँ, और कोई देखेगा तो देखने दो। इस तरह से अपनी बैग लेकर जब जाने वाला होता है तो फूल कहने लगती है कि जिस लड़की से प्यार करते हो क्या तुम उस लड़की को ऐसे ही अकेला छोड़कर चले जाओगे। तो ये सुनने के बाद धरणी बैग वहीं पर रखकर बहुत खुश होने लगता है, नाचने झूमने लगता है कि फूल भी इससे बहुत प्यार करती है। खैर उसके बाद उसी रात शेड के कुछ लोग एक जगह पर बैठकर डिनर वगैरह करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में एक बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में जिक्र करने लगता है कि अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है तो इजहार तो करना पड़ेगा। धरणी तुम बताओ, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो क्या करोगे। धरणी कहने लगता है कि मैं क्या करूँगा, मैं उस लड़की को अपने साथ भगा ले जाऊंगा। तो ये बात फूल को कुछ पसंद नहीं आती, धरणी से हल्के से नाराज हो जाती है। खैर जो भी हो, दूसरे दिन धरणी फूल के लिए एक अच्छा सा छत बनवाने लगता है और उसी तरह से यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना चलने लगता है, काफले वाला गाना। लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, लेकिन गाना बहुत ही अच्छा लगा। फूल धरणी से कहने लगती है कि जब तुम पहली बार गाना गा रहे थे उसी वक्त मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन उसके बाद तुमने कभी गाना ही नहीं गाया, प्लीज एक बार मेरे लिए गाना गा दो ना। लेकिन धरणी गाना गाने से शर्माने लगता है। उसके बाद एक रात ये दोनों सोते समय फूल धरणी से कहने लगती है कि मेरी इच्छा है कि मेरा एक सेपरेट सा घर हो ऊंची पहाड़ी पर, और उस घर के सराउंडिंग में काफी सारे फूल हो। लेकिन धरणी मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब मेरे पिताजी यहाँ पर आएंगे तो हम सारे लोगों को लेकर दोबारा दार्जिलिंग चले जाएंगे। धरणी पूछने लगता है तो क्या फूल मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। फूल कहने लगती है जाना तो पड़ेगा, वही तो हमारी असली प्लेस है, और वैसे भी धरणी हम दोनों की कास्ट अलग है। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है जो तुम मेरे पापा के पास आकर मेरा हाथ मांगोगे। तुम्हारे दिमाग में तो भगाने का प्लान है ना। धरणी मैं कहीं पर भी भागना नहीं चाहती, बचपन से मैं भागती आ रही हूँ, कभी इधर कभी उधर। धरणी कहने लगता है अरे फूल मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। फूल पूछने लगती है कि वैसे तुमने घर के ऊपर क्या बनवाया। धरणी कहने लगता है कि तुम ही ओपन करके देख लो। जब फूल रूफ टॉप को ओपन करती है तो घर के अंदर से खूबसूरत सा चांद नजर आते रहता है। उसी चांद को देखने के लिए फूल धरणी के बगल में आकर बैठ जाती है। ऐसे इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार भरी बातें चलने लगती है और उसी तरह से फूल धरणी के बगल में जाकर सो जाती है। शायद इन दोनों के बीच खानपान भी हो जाता है। उसके बाद धरणी अपनी बैग पैक करने लगता है यहाँ से वापस जाने के लिए, क्योंकि इसको आए हुए बहुत दिन हो चुके होते हैं। फूल धरणी को ड्रॉप करते समय धरणी से कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्वेटर बुन रही हूँ, लेकिन बिना खत्म किए तुम तो यहाँ से जा रहे हो। धरणी कहने लगता है तो क्या हुआ, मैं दोबारा किसी और दिन तुम्हारे पास आऊंगा, जब तक तुम उस स्वेटर को बुनकर रखो। ठीक है फूल, अब तुम यहाँ से वापस जाओ, मैं चला जाऊंगा। फूल कहने लगती है कि जाने से पहले एक बार मेरे लिए गाना गा दो ना। तो धरणी उसी तरह से एक अच्छा सा गाना गाते हुए अपना सफर कंटिन्यू करने लगता है। उसके बाद जब धरणी वापस अपने गाँव पर आकर उस अंकल के पास जाने लगता है खुशखबरी सुनाने के लिए, तो गाँव के कुछ लोग उसके अंकल के घर को जलाकर इसको दफा करने लगते हैं। इस बंदे की कुछ अलग ही कहानी होती है, खैर जाने दो। लेकिन इस बंदे से जाने से धरणी बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद एक रात धरणी का फादर वापस अपने घर पर आता है। बात यह है कि धरणी के फादर ने अपनी जो जमीन बेची थी, जब वो पैसे लेकर दूसरी जगह पर जा रहा था तो कुछ चोर इसके पास से पैसे चुराकर भाग गए, तो खाली हाथ वापस आता है। धरणी का फादर अपने घर में ही एक वर्कशॉप को स्टार्ट करता है, वही घर बनाने का काम। धरणी भी इसका साथ देते रहता है। इसी दरमियान में धरणी का फादर जिन लोगों से कर्जा लिया था वो लोग
धरणी के फादर के पास आकर अपना पैसा मांगते रहते हैं, लेकिन धरणी के फादर के पास तो पैसे ही नहीं होते। वार्न करने लगते हैं कि 1 महीने में हमारे पैसे लौटा दो। एक रात धरणी का फादर दोबारा किसी कब्रिस्तान में जाकर खुदाई करना स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ पर कुछ खजाना छुपा होगा। उसी तरह पागलों जैसी हरकत भी करते रहता है। धरणी और उसकी माँ धरणी के फादर के पास आकर इसको समझा बुझाकर वापस अपने घर पर ले जाने लगते हैं। सुबह होने के बाद काफी सारे गांव वाले धरणी के घर के पास जमा होते हैं, क्योंकि कल रात धरणी का फादर जिस कब्र को खोदा वो किसी दूसरे बंदे की फादर की थी। वो बंदा झगड़ा करने लगता है। धरणी का बड़ा पापा सरपंच जी को समझाने लगता है कि धरणी के फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसको माफ कर दीजिए। इतना होने के बावजूद भी धरणी का फादर जुआ खेल के बचे कुछ पैसे भी हारने लगता है। उसके बाद एक रात धरणी का फादर किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही धरणी और खाटका घर को बना रहे होते हैं। मतलब धरणी फूल के सपने को पूरा कर रहा होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि धरणी फूल की वजह से ही अभी तक शादी नहीं की। एक दिन शॉकिंगली कांचा और रिक्शा वापस अपने गांव पर लौट आते हैं। ये दोनों ऑलरेडी शादी कर चुके होते हैं। पहले तो अपने भाई धरणी के पास आकर पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगता है। धरणी अपने भाई को समझाने लगता है, अरे क्यों रो रहे हो पगले, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमको जो अच्छा लगा वही किया तुमने, इसमें रोने वाली क्या बात है। इस तरह से अपने भाई कांचा को समझाने लगता है। उसी रात धरणी उस इक्सा के घर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि बच्चों ने अनजाने में एक गलती कर दी, वापस लौट आए हैं, हम बड़े लोग उन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इक्सा के घर वाले भी मान जाते हैं। उसके बाद सारा काम खत्म होने की वजह से खाटका वापस अपने गांव लौट चले जाता है। धरणी उस घर पर आता है जो उसने हिल टॉप पर बनाया। सच में ये घर बहुत ही सुंदर होता है, जैसा फूल ने डिस्क्राइब किया था कि ऊंची पहाड़ी पर एक लौता घर हो, चारों तरफ फूल के पौधे हो और उसी तरह से चारों तरफ कोहरा छाया हो। ठंड के दिनों में धरणी घर तो बना लेता है, लेकिन रहने के लिए इसके पास फूल नहीं होती। इतने सालों के बाद धरणी फूल के उस शेड पर जाता है, वही चैरिटी पहाड़ी के पास। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। धरणी उस मागर कैला बंदे के पास जाता है। फिलहाल घर में वाइफ एंड हस्बैंड एक साथ ही रहते हैं। वो औरत कहने लगती है, अरे बाप रे, इतने सालों के बाद तुम यहाँ पर आए। फूल जाते समय तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़कर गई। इस तरह से एक बैग धरणी को देने लगती है। हमने तो सोचा था कि ये चीजें बिना तुमको दिए मर ही जाएंगे, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस बैग में एक स्वेटर होता है जो फूल कई साल पहले गुना था धरणी के लिए, और उसी तरह इसमें एक लेटर भी होता है। फूल लिखती है कि धरणी, जब तक तुमको ये स्वेटर मिलेगा मुझे पता नहीं कि ये स्वेटर तुमको फिट होगा या नहीं। और उसी तरह जब ये खत पढ़ रहे होगे तुम खुश होगे या दुखी, जो भी हो धरणी मुझे माफ कर दो। अब पता नहीं जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे इसमें इंक रहेगी भी या तो फिर मिट जाएगी, लेकिन जो भी हो मेरे दिल में तुम्हारी यादें हमेशा रहेंगी। तुम्हारे साथ बिता हुए पल, वो बातें मैं कभी भी नहीं भूलूंगी धरणी। उसी यादों को सिमेट कर मैंने तुम्हारे लिए ये स्वेटर बुना है। मैं देखना चाहती हूँ कि इस स्वेटर में तुम कैसे लगोगे। शायद वो भी मेरे नसीब में नहीं होगा। ये लेटर पढ़ने के बाद धरणी बहुत फुट फुट के रोने लगता है। उसके बाद शायद धरणी फूल को ढूंढने में लग जाता है, यही आशा लेकर कि फूल दूसरी साइड इसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।